लेप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसके आप जब शरीर में आप इंस्ट्रूमेंट को डालते हो तो उसमें टिप के पास से आप इंस्ट्रूमेंट को मोड़ नहीं सकते हो। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स लेप्रोस्कोपी थे। उसके जो विजन था वो भी कम क्लियर था, विजन के मैग्नीफिकेशन कम थी। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो रोबोट सर्जरी से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी का जो फ़ायदा होता है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, रिकवरी बहुत फास्टर होती है, हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। सो इसमें जो सर्जन होता है वो एक रोबोटिक कंसोल के पीछे बैठता है और जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं जिसमें कि हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं वो पेशेंट के हम पोर्ट्स के द्वारा पेशेंट्स के अंदर हम डाल सकते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मेन सर्जन होता है उसी के कंट्रोल में होते हैं। सो इवन कैमरा उसी के कंट्रोल में होता है, तो एक बेहतर सर्जरी की जा सकती है। जो मेजर सर्जरी हम आज से 5-10 साल पहले करते थे जिसमें कंटिन्यू आज से 5 से 10 साल पहले या रोबोट के आने से भी पहले जब हम लेप्रोस्कोपी या ओपन तरीके से करते थे जिसमें कि ज़्यादा ब्लड लॉस होता था, पेशेंट को 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, उसमें वो सर्जरी हम आज की डेट में पेशेंट को 2 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट की सुबह जब सर्जरी होती है शाम को वो चल सकता है, नॉर्मल खाना खा सकता है, अगले दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। इसमें कोई मोस्टली इन सर्जरीज़ में ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मोस्टली पेशेंट को आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इससे पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है। और ये भी देखा गया है कि इससे कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि कोई चीरा नहीं लगता तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं, जैसे कि वूंड इन्फेक्शन, हर्निया, उसका होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा चीरा ही नहीं होता। और ओवर द लॉन्ग टर्म जो पेशेंट है वो काफ़ी अच्छा करते हैं। सो क्यूरेटिव सर्जरी में, प्रिसाइज सर्जरी करने में रोबोटिक सर्जरी का काफ़ी फ़ायदा है। और ये रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में भी अपनाई जा रही है। बट मेनली जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स है प्राइमरीली पिछले 10-15 सालों में उसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। सो ये मेनली जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं इससे संबंधित हूँ। रोबोटिक सर्जरी कितने साल से भारत में हो रही है और आप कितने समय से कर रहे हैं? सो भारत में ये सर्जरी 2010 के आसपास जब पहले कुछ रोबोट्स लगे थे, जो पहले 7-8 रोबोट लगे थे 2010 के आसपास लगे थे। मैं इसको 2014 से कर रहा हूँ। सो मैं जब मैंने करना शुरू किया था तो भारत में 10 से 12 रोबोट्स ही थे। आज की डेट में भारत में अराउंड 150 से 250 रोबोट के बीच में है। पहले एक ही कंपनी थी, अभी कुछ और 2-3 कंपनीज आई हैं जिससे कि इसकी कॉस्ट में भी काफ़ी कमी आ रही है। सो कॉस्ट एक ड्रॉबैक था क्योंकि ये काफ़ी कम जगह पे अवेलेबल थी, काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन है तो कॉस्ट काफ़ी महंगी होती थी। लेकिन अब इसकी कॉस्ट जो पहले कंपनी थी उसने भी काफ़ी कम की है और नई कंपनीज के आने की वजह से भी वो कम हो रही है। सो इसके साथ साथ जो रोबोटिक सर्जरी आजकल लोग तो अवेयर हैं ही हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। सो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग खुद ही, जैसे मैं एक रोबोटिक सर्जरी का प्रॉक्टर हूँ, तो जहाँ नया कोई सेंटर अगर इंडिया में आता है तो अगर उनको रोबोटिक सिस्टम मिलता है तो जो सर्जन्स ट्रेन नहीं होते उनको ट्रेनिंग देने के लिए या उनको आगे उसके प्रोग्राम सेटअप करने के लिए उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। कैंसर्स वगैरह कौन से होते हैं, किस वजह से? सो मेन यूरोलॉजिकल कैंसर्स जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसको गदूद बोलते हैं हिंदी में, उसका कैंसर होता है, ये सबसे कॉमन है। ये कैंसर नंबर 2 कैंसर्स हैं मेल्स में और मॉर्टेलिटी भी इसकी वजह से काफ़ी हाई होती है। सो इसके अलावा किडनी कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स, ये 3 मेन कैंसर्स हैं। किडनी कैंसर की बात करें तो अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो उसमें तो पूरी किडनी निकलती है, लेकिन अगर कोई छोटा ट्यूमर है तो उसमें हम किडनी को बचा सकते हैं, सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, उसमें रोबोट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके कारण अब जैसे कुछ कारण तो जैसे स्मोकिंग करना, जिसमें इसमें ब्लैडर कैंसर ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। उसके अलावा कुछ जेनेटिक रीजन होती हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। मोस्टली जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं उनके कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसमें इंसिडेंटली पाया जाता है। पेशेंट रेगुलर चेकअप के लिए गया तो उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा गया कि ये आया, या फिर नॉर्मल हेल्थ चेक के लिए 50 साल की उम्र के बाद एक ब्लड टेस्ट कराया तो PSA बड़ा हुआ पाया गया, तो फिर वो प्रोस्टेट कैंसर का हो सकता है। तो
आज की डेट में क्योंकि बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अवेयरनेस, ये सब कुछ ज़्यादा है तो इंसिडेंटली पाया जाता है। और उसका फ़ायदा एक ये है कि वो बहुत जल्दी स्टेज पे अगर पाया जाए तो पूरा हम उसको अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का हालांकि सबसे ज़्यादा जो मेल्स के अंदर मतलब प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो इसका सेक्स से भी लेना देना है कुछ, मतलब कुछ ऐसा नहीं, कहा जाता है कि जो मतलब जिसके अंदर करने की इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं पाता तो उसको बदूस कैंसर में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, उसको प्रोस्टेट बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उस वजह से कैंसर होता है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि जब वो कैंसर हो जाता है तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है तो उसके बाद इस चीज़ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होने का ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। सर अभी तक आपने इस पर आर्टिकल्स और बुक्स भी लिखे हैं। जी हाँ, सो हमारे ऑलरेडी अराउंड 40 से 45 आर्टिकल्स हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। सो और बुक्स में 7-8 चैप्टर्स हैं, सो वो भी लिखे हैं। अभी जो हम गाइडलाइंस कैंसर की फॉलो करते थे, यूरोलॉजिकल कैंसर्स की, वो हम अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जो कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो भारत में डिफरेंट हैं, जैसे कि फैसिलिटीज़ डिफरेंट हैं, जो जिस स्टेज पे पेशेंट आता है वो डिफरेंट है, जो पेशेंट्स होते हैं उनका एनाटॉमिकल वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जो स्टेज पे डिजीज़ आती है वो डिफरेंट होती है। तो उसके बेस पे गाइडलाइंस हम लोगों ने बनाई हैं। तो उस जो यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइंस में भी प्रोस्टेट कैंसर की खासतौर से हम लोगों ने लिखी हैं, बेस्ड ऑन जो हमने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं हज़ारों लास्ट कुछ सालों में। तो काफ़ी इंडिया के जो अच्छे सेंटर्स हैं, बड़े लोग हैं, जो सब लोग ये काम करते हैं, रोबोटिक या नॉन रोबोटिक भी, तो उन लोगों ने सबने मिलके ये यूरोलॉजिकल कैंसर्स की गाइडलाइंस अभी बनाई है। सर रोबोटिक और नॉन रोबोटिक सर्जरी में कितना कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है? सो रोबोटिक सर्जरी में यूजुअली 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़र्क होता है। बट एक तो उसमें क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें आप ये नहीं, जैसे ओपन सर्जरी है, ओपन सर्जरी में आपने एक बार इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वो आप हज़ारों केस में स्टरलाइज करके इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। रोबोटिक सर्जरी में कंप्यूटराइज्ड काउंट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट एक सेफ्टी पर्पस के लिए भी होता है और प्रिसीजन के लिए भी, क्वालिटी ऑफ सर्जरी वो ठीक रहे, तो वो आप 10 बार से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते, उसको वो काउंट ही नहीं लेता। तो इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि और साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है तो उसके लिए उसकी टॉप कॉस्ट बढ़ जाती है। बट पिछले कुछ सालों में क्योंकि जो कंपनीज और नई कंपनीज आई हैं और अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसकी वजह से कॉस्ट अब कम होनी शुरू हो गई है। रोबोटिक सर्जरी को लेकर अभी आप फायदे रोबोटिक सर्जरी के गिना रहे हैं, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई थी तो कुछ टाइम भी गिनाए जाते थे फायदे, लेकिन वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा फायदेमंद बताई गई, लेकिन उतना फ़ायदा होता नहीं है, तो क्या? सो देखिए, कुछ सर्जरी में लैप्रोस्कोपी एक बहुत अच्छी सर्जरी है, जैसे कि अगर हम जनरल सर्जरी की बात करते हैं, जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, अपेंडिक्स की सर्जरी है, उसमें एक छोटे से इंसिजन से आप सर्जरी पूरी कर सकते हैं। और वो जो गॉल ब्लैडर बॉडी में स्थित होता है, अपेंडिक्स स्थित होता है, वो ओपन एक ऐसे एरिया में होता है, पेट के अंदर होता है, जहाँ पे इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। जब अगर हम प्रोस्टेट की बात करते हैं तो प्रोस्टेट एक डीप पेल्विस में होता है, जो मतलब लोअर अब्डोमेन के हड्डी वाले एरिया के भी नीचे होता है वो, और उसके सराउंडिंग कुछ मेजर वेन्स होती हैं जो कि हम नसें जिसको बोलते हैं। तो ओपन सर्जरी में यही दिक्कत आती थी कि कई बारी, और हर आदमी का जो पेल्विस होता है, बोन की शेप होती है वो डिफरेंट होती है, किसी में स्पेस नैरो होती है, किसी में बड़ी ज़्यादा ओपन होती है, किसी में प्रोस्टेट साइज छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। तो उसमें वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे स्टिचिंग लेना, वहाँ पे कंट्रोल लेना, वो चीज़ें डिफिकल्ट थी। रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर ये अब इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा अगर इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर जा रहा है तो इंस्ट्रूमेंट का टिप अराउंड 1 सेंटीमीटर का टिप है, वो टिप के पास से आप उसको पूरा बेंड कर सकते हो। तो वो जब अंदर जाके ऑपरेशन करेगा, आपको किसी डिफ़िकल्ट एंगल पे काटना है या सूचरिंग करनी है उसके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। लैप्रोस्कोपी में ऐसा नहीं कर सकते। लैप्रोस्कोपी में कुछ सर्जरीज, जैसे अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं, तो किडनी में अगर हम पूरी किडनी निकालने की बात कर रहे हैं तो वो इतना मुश्किल लैप्रोस्कोपी के लिए नहीं है, वो बहुत अच्छा लैप्रोस्कोपी के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं, या हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल जिसमें किडनी बचाने वाला सिर्फ ट्यूमर है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम ब्लैडर जब निकालते हैं तो इंटेस्टाइन से हम आर्टिफिशियल यूरिन का रास्ता बनाते हैं, उन सर्जरीज की बात करते हैं। या फिर हम कुछ ऐसी सर्जरी, जैसे पेट में लिम्फ नोड होते हैं, कई बार हम वो इम्यूनिटी का पार्ट होता है वो निकालने होते हैं, उसके लिए हमें पूरे पेट में चीरा देना पड़ता है, तो वो उससे फिर वूंड इन्फेक्शन बहुत होती है। तो उन सर्जरीज में रोबोट का बहुत ज़्यादा फायदा है। आज की डेट में जो वर्ल्ड वाइड जो रिनाउंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स यूरोलॉजिकल फील्ड में थे, जो आज से 10-15 साल पहले तक
ये सर्जरीज लेप्रोस्कोपी के लिए भी काफ़ी अच्छी करते थे। उन्होंने भी इस चीज़ को आफ्टर ड्यू डिलिजेंस कुछ देखने के बाद कि कितना फ़ायदा हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग नाउ डूइंग रोबोटिक, मतलब वो रोबोटिक सर्जरी ही करते हैं इन सर्जरीज के लिए।